नमस्कार दोस्तों, साथियों। कभी कभी हम सुंदर चीजों की तरफ इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उनके पीछे छुपे खतरे को भूल जाते हैं। एक खुशबू, एक इत्र जो पल भर में हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर और सबसे डरावना सपना बन सकता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने एक सुंदर सी शीशी में छुपे शाप को न्योता दे डाला। एक ऐसा इत्र जो रातों रात उसकी जिंदगी में एक अनचाहे मेहमान को ले आया, जिसने एक इत्र की एक बूंद ने जिया की जिंदगी को नर्क बना दिया। और कैसे हर रात वो शक्ति उसके शरीर से खेलने लगा, आज मैं उसी स्टोरी को आपके सामने रखूंगा। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और प्लीज इस स्टोरी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं, दिल दहला देने वाली है। चलो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शहर के पुराने हिस्से में, जहां अब भी गली के मोड़ पर पुरानी हवेलियों के खंडहर दिखते थे, वहां एक बाजार था जिसे लोग भूतिया बाजार कहते थे। ऐसा नहीं कि वहां भूत दिखते थे, बल्कि वहां बिकने वाली चीजें इतनी पुरानी और अजीब होती थीं कि लोग मजाक में उसे भूतिया बाजार कह देते थे। इसी बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, पुराने इत्र और ताबीज। दुकान इतनी छोटी थी कि अंदर जाने के लिए झुककर जाना पड़ता था। दुकान के अंदर हमेशा अंधेरा रहता और हवा में पुराने इत्रों की मिली जुली खुशबू तैरती रहती। इस दुकान में जिया पहली बार गई थी। उसकी सहेली नेहा ने कहा था, अगर असली और दुर्लभ इत्र चाहिए तो वहीं मिलेगा, शादी के लिए परफेक्ट। जिया की शादी तय हो चुकी थी। अगले महीने उसकी शादी राहुल से होने वाली थी। राहुल अच्छा लड़का था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शहर से बाहर काम करता था। जिया उससे प्यार करती थी, लेकिन किसी गहरे डर से भी। क्या वो एक अच्छी पत्नी बन पाएगी? क्या राहुल उसे पूरी तरह समझ पाएगा? दुकान के अंदर जाते ही जिया को एक तेज खुशबू ने घेर लिया। ये कोई एक इत्र नहीं था, बल्कि सैकड़ों इत्रों की खुशबू एक साथ थी। दुकान में चारों तरफ छोटी छोटी शीशियां रखी थीं। कुछ शीशियां साफ थीं, कुछ पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें बहुत कम दिखती थीं। वो चश्मा लगाए एक किताब पढ़ रहा था। जिया के अंदर आने पर उसने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखें सीधे जिया को नहीं देख रही थीं। लगता था जैसे वो कुछ और देख रहा हो। क्या चाहिए? बूढ़े ने आवाज दी। उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे बहुत देर से बोली नहीं हो। मुझे एक अच्छा सा इत्र चाहिए, जिया ने कहा, शादी के लिए। ऐसा इत्र जो खास हो। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर उठा और दुकान के पिछले हिस्से की तरफ गया। वहां से वो एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया लेकर आया। डिबिया पुरानी थी, उस पर फूलों की नक्काशी थी। ये लो, बूढ़े ने कहा, ये तुम्हारे लिए ही है। जिया ने डिबिया खोली। अंदर एक छोटी सी काली शीशी थी। शीशी पर कोई लेबल नहीं था, सिर्फ एक नक्काशी थी, एक आदमी और औरत की, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे। ये किसका इत्र है? जिया ने पूछा। इसका कोई नाम नहीं, बूढ़े ने कहा, इसे इत्र ए जिन्न कहते हैं। जिया हंस पड़ी। जिन्न वाला इत्र? ये कोई मजाक है क्या? बूढ़े की आंखें अचानक तेज हो गईं। उसने जिया को सीधे देखा। मजाक नहीं है बेटी, ये बहुत खास इत्र है। इसे सिर्फ एक बूंद लगाना, सिर्फ एक, समझी? जिया ने शीशी उठाई। वो भारी थी, जैसे इसमें सिर्फ इत्र नहीं, कुछ और हो। कीमत क्या है? जिया ने पूछा। इसकी कीमत तुम नहीं चुका सकती, बूढ़े ने कहा, लेकिन तुम्हें ये चाहिए, इसलिए ले जाओ। बस एक बात याद रखना, सिर्फ एक बूंद। जिया ने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने मना कर दिया। यह तोहफा है, बस इसे संभाल कर रखना। जिया शीशी लेकर दुकान से निकली। बाहर आते ही उसे एक औरत दिखाई दी। औरत बहुत बूढ़ी थी, उसके बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। वो जिया के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा, उसकी आवाज में डर था, तुमने वो शीशी ली? जिया ने हाँ में सिर हिलाया। ओह भगवान! बूढ़ी औरत ने कोहनियां मारनी शुरू कर दी। वापस लौटा दो उसे। ये इत्र नहीं, तकदीर है। लगाया तो हमेशा के लिए लग जाएगा। क्या मतलब? जिया ने पूछा। इस इत्र में एक जिन्न बसता है, बूढ़ी औरत ने कहा। वो जिन्न 400 साल से एक औरत की तलाश में है। जिस पर यह इत्र लगेगा वो उसकी हो जाएगी, हमेशा के लिए। जिया फिर हंसी। आप भी क्या बातें करती हैं? ये सब अंधविश्वास है। बूढ़ी औरत ने जिया का हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक दर्द था। मैं भी एक बार तुम्हारी तरह थी, मैंने भी नहीं माना।
आज मैं यहां हूं और वो जिन्न अब भी मेरे सपनों में आता है। ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई। जिया ने शीशी को देखा। क्या सचमुच इसमें कुछ था? नहीं, ये सब बकवास थी। वो शीशी अपने पर्स में रखकर घर चली गई। शाम को जब वो अपने कमरे में अकेली थी तो उसने शीशी निकाली। शीशी को खोलते ही एक खुशबू ने पूरा कमरा भर दिया। ये कोई सामान्य खुशबू नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे फूलों, मिट्टी, पुराने किताबों और किसी और चीज का मिश्रण हो। एक अजीब सी मिठास, लेकिन उसमें एक कड़वाहट भी थी। जिया ने शीशी को नाक के पास ले जाया। खुशबू और तेज हो गई। उसके मन में एक ख्याल आया, सिर्फ एक बूंद, बस एक बूंद लगा लेती हूं, देखती हूं क्या होता है। उसने शीशी की डांट खोली और अपनी कलाई पर एक बूंद टपकाई। बूंद गर्म थी, जैसे खून हो। खुशबू तुरंत फैल गई। जिया को चक्कर आने लगा। उसने अपने आप को संभाला और बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर में चक्कर कम हो गया, लेकिन खुशबू अब भी थी। और ये खुशबू अब सिर्फ उसके कमरे में नहीं, बल्कि उसके अंदर भी थी, जैसे उसकी सांसों से यही खुशबू आ रही हो। रात को जब वो सोने लगी तो उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वो एहसास गायब नहीं हुआ, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हों। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसने एक आवाज सुनी, एक पुरुष की आवाज, बहुत धीमी, बहुत करीब। आखिर मिल गई। जिया की आंखें खुल गईं। उसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ थी। वो उसके कान के पास से आई थी। उसने खुद को समझाया, ये सब उसका दिमाग है, थकान है। उसने रोशनी जलाई और किताब पढ़ने लगी। आधा घंटा बीता। सब कुछ सामान्य था। वो फिर से सोने गई। इस बार उसकी नींद जल्दी आ गई, लेकिन ये नींद सामान्य नहीं थी। ये गहरी, भारी नींद थी, जैसे कोई उसे सुला रहा हो। आधी रात को वो एक झटके के साथ जागी। उसे लगा जैसे कोई उस पर बैठा है। उसकी छाती पर दबाव था। वो हिलना चाहती थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर जवाब नहीं दे रहा था। तभी उसने महसूस किया, कोई उसके ऊपर था, कोई पुरुष, लेकिन वो दिख नहीं रहा था, सिर्फ महसूस हो रहा था। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वो आवाज फिर आई, वही पुरुष की आवाज, इस बार और करीब, जैसे उसके चेहरे के ऊपर कोई हो। तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये एक बुरा सपना है, उसने खुद को समझाया। जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उसे एक और एहसास हुआ, कोई उसके कपड़े उतार रहा था। अदृश्य हाथ। वो रोना चाहती थी, लेकिन आंसू भी नहीं निकले। नहीं, उसने फुसफुसाया, लेकिन आवाज उसके गले में ही रह गई। फिर वो शुरू हुआ, वो अनुभव जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। कोई उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा था। वो अदृश्य था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी स्पष्ट थी कि जिया हर सेकंड महसूस कर रही थी। वो संघर्ष करती रही, लेकिन व्यर्थ। उसका शरीर पत्थर की तरह जम गया था। सिर्फ दर्द और अपमान महसूस हो रहा था। कितनी देर चला, उसे पता नहीं चला। जब सब खत्म हुआ तो वो पसीने से भीगी हुई थी। उस पर बैठा वो अदृश्य भार हट गया था। उसका शरीर फिर से हिल सकता था। वो उठ बैठी और चीख मारकर रोने लगी। उसने अपने शरीर को देखा। उसकी कलाई पर, जहां उसने इत्र लगाया था, वहां एक नीला निशान था, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। उसने कमरे में देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही खुशबू थी, इत्र की खुशबू। लेकिन अब यह खुशबू डरावनी लग रही थी। वो बिस्तर से उठी। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। सफेद चादर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, लाल गुलाब की पंखुड़ियां। जिया ने पूरे कमरे में देखा। उसके पास गुलाब नहीं थे। ये पंखुड़ियां कहां से आईं? तभी उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसके होंठ सूजे हुए थे, जैसे किसी ने जोर से चूमा हो। उसकी गर्दन पर भी निशान थे। वो वापस बिस्तर पर बैठ गई और हाथों में चेहरा छुपा लिया। ये क्या हुआ? क्या सचमुच वो जिन्न आया था? क्या वो बूढ़ी औरत सही कह रही थी? उसकी नजर फिर उस काले निशान पर पड़ी। निशान अब और गहरा हो गया था और उसके अंदर एक डर बैठ गया था। ये सिर्फ पहली रात थी और बूढ़े दुकानदार ने कहा था, सिर्फ एक बूंद। लेकिन अब शीशी खुली थी और जिन्न आ चुका था। सुबह जिया ने अपने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी। उसने नहाया, अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ किया, लेकिन वो खुशबू नहीं गई। वो उसकी त्वचा में समा चुकी थी। उसने शीशी को फेंकने की सोची, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था।
जैसे कोई कह रहा हो, इसे मत फेंको, ये तुम्हारी है। पूरा दिन वो परेशान रही। उसे लगता रहा कि कोई उसे देख रहा है। जब वो अकेली थी तो उसे फुसफुसाहट सुनाई देती। जब वो शीशे के सामने से गुजरी तो उसे लगा कि शीशे में कोई और है उसके पीछे। शाम होते ही उसका डर बढ़ने लगा। क्या आज रात फिर वो आएगा? क्या फिर वही सब होगा? उसने राहुल को फोन किया। राहुल ने पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आवाज अजीब लग रही है। मैं ठीक हूं, जिया ने कहा। बस थोड़ा डर लग रहा है। किस बात का डर? जिया ने सच बताना चाहा लेकिन रुक गई। राहुल क्या सोचेगा? वो कहेगा कि ये सब तुम्हारा दिमाग है, या फिर वो उसे पागल समझेगा। कुछ नहीं, जिया ने कहा, बस अकेलेपन का डर है। राहुल हंसा। जल्दी शादी हो जाएगी, फिर तुम अकेली नहीं रहोगी। फोन बंद करते ही जिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या होगा अगर राहुल को पता चला कि हर रात कोई अदृश्य जिन्न उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है? क्या वो फिर भी उससे शादी करेगा? रात हुई। जिया ने कमरे की सभी लाइटें जला दी। वो सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसकी नजर हर वक्त दरवाजे पर थी। क्या वो फिर आएगा? आधी रात हुई, कुछ नहीं हुआ। शायद कल रात सचमुच एक बुरा सपना था। शायद उसने ज्यादा सोच लिया। जिया ने आंखें बंद की। थोड़ी देर में नींद आने लगी। तभी उसे वो खुशबू फिर आई, तेज, बहुत तेज, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास हो। उसकी आंखें खुल गईं। कमरे में कोई नहीं था लेकिन खुशबू थी। और फिर वो आवाज फिर आई, इस बार और स्पष्ट, तुम मेरी हो और आज रात हम फिर मिलेंगे। जिया ने अपने आप को चादर में लपेट लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये सच हो रहा था। ये कोई सपना नहीं था। और वो जानती थी कि आज रात फिर वो आएगा और फिर वही सब होगा। उसने अपनी कलाई को देखा। काले निशान ने एक अजीब सी चमक दिखाई, जैसे कोई संकेत दे रहा हो। और तभी कमरे की लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में जिया ने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर पर आ रहा है। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन आवाज फिर अटक गई। और फिर वो शुरू हुआ, रात का दूसरा अध्याय। दूसरी रात के बाद का पहला सुबह। जिया बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई, शरीर में जान नहीं थी। पूरी रात उसने वहीं सहा था, वो अदृश्य स्पर्श, वो जबरदस्ती, वो अपमान। लेकिन आज रात कुछ अलग हुआ था। आज रात उसने आवाज सुनी थी, स्पष्ट आवाज, मेरा नाम मलिक है और तुम मेरी हो। जिया ने अपने शरीर को देखा। कल के निशान अभी भी थे और आज नए निशान जुड़ गए थे। उसकी जांघ पर एक बड़ा नीला निशान था। उसकी गर्दन पर चूमने के निशान और गहरे हो गए थे। उसने उठने की कोशिश की लेकिन शरीर दर्द से चीख उठा। हर मांसपेशी में दर्द था, जैसे किसी ने उसे पूरी रात मारा हो। वो बाथरूम में गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। शीशे में जो चेहरा दिखा वो उसका नहीं लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होंठ फटे हुए, चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन। उसने नहाने का फैसला किया। गर्म पानी शरीर पर पड़ा तो वो चीख पड़ी। उसकी त्वचा इतनी संवेदनशील हो गई थी कि गर्म पानी भी जलन पैदा कर रहा था। नहाते समय उसने अपने पेट पर एक नया निशान देखा। यह निशान दूसरों से अलग था। ये कोई नील या खरोंच नहीं था। ये एक प्रतीक था, एक अजीब सा निशान, जैसे कोई प्राचीन भाषा का अक्षर हो। उसने उसे रगड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिटा, जैसे वो उसकी त्वचा के अंदर उभर आया हो। नहाकर बाहर आई तो उसे फिर वो खुशबू महसूस हुई, इत्र की खुशबू। लेकिन इत्र तो उसने नहीं लगाया था। फिर ये खुशबू कहां से आ रही थी? तभी उसका ध्यान अपने हाथों पर गया। उसकी उंगलियों से वही खुशबू आ रही थी, जैसे खुशबू उसके खून में घुल गई हो। उस दिन जिया ने ऑफिस नहीं जाने का फैसला किया। उसने बॉस को मैसेज किया कि वो बीमार है। फोन रखते ही उसका फोन बज उठा। राहुल का कॉल था। गुड मॉर्निंग मेरी जान, राहुल ने कहा। आज तुम्हारी आवाज कल से भी ज्यादा खराब लग रही है। मैं ठीक हूं, जिया ने कहने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। तुम ठीक नहीं हो, मैं आज शाम को आता हूं, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। नहीं, जिया ने अचानक चिल्ला दिया, मत आना, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा आराम चाहिए। राहुल चुप हो गया, फिर बोला, जिया क्या हुआ है? तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब हो। कुछ नहीं हुआ, बस तुम मत आना प्लीज। जिया ने फोन काट दिया। वो रोने लगी। वो राहुल से नहीं मिल सकती थी। उसके शरीर पर इतने निशान थे, वो क्या बताएगी? और अगर राहुल रात में आ जाता और मलिक आ जाता? नहीं, वो नहीं चाहती थी कि राहुल को कुछ पता चले। पूरा दिन वो अपने कमरे में बैठी रही। उसे भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, बस डर था।
अगली रात का डर। शाम होते ही उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने सोचा कि वो कहीं बाहर चली जाए, होटल में रुक जाए, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। आधी रात हुई, कुछ नहीं हुआ। शायद आज वो नहीं आएगा, शायद वो सिर्फ 2 रात का मजाक था। जिया ने आंखें बंद की। थोड़ी देर में नींद आने लगी। तभी कमरे का तापमान गिर गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया। टीवी की आवाज एकदम बंद हो गई। लाइटें फ्लिकर करने लगी। जिया की आंखें खुल गईं। वो आ गया था। मलिक, उसने फुसफुसाया। हवा में एक हल्की हंसी गूंजी। तुमने मेरा नाम याद रखा, अच्छा है। जिया ने अपने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि वो यहीं है, कमरे में। क्या तुम दिखाई दे सकते हो? जिया ने पूछा। तुम चाहती हो कि मैं दिखाई दूं? हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर कमरे के कोने में एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वो आकृति साफ होती गई। जिया ने देखा, एक लंबा खूबसूरत युवक, उम्र करीब 25 साल, काले लंबे बाल, गहरी आंखें, तीखी नाक। वो पारंपरिक पोशाक पहने हुए था, एक लंबा कोट और पाजामा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक पागलपन की चमक। तुम, जिया ने कहा, तुम इतने सामान्य दिखते हो। मलिक मुस्कुराया। तुम क्या सोचती थी कि मैं कोई राक्षस हूं, कोई डरावना जीव? लेकिन तुम जिन्न हो। हाँ, लेकिन मैं हमेशा से जिन्न नहीं था। मैं एक इंसान था, एक सिपाही, एक प्रेमी, एक पति। मलिक आगे बढ़ा और बिस्तर के किनारे बैठ गया। जिया सहम कर पीछे हट गई। डरो मत, मलिक ने कहा। आज मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, आज बस बातें करेंगे। तुम क्यों आते हो? जिया ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मलिक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम सिर्फ तुम हो, और तुम में वो खुशबू है। कौन सी खुशबू? मेरी पत्नी की खुशबू, लैला की खुशबू। मलिक ने अपनी कहानी शुरू की। 400 साल पहले की बात है। मैं बादशाह अकबर के दरबार का एक सिपाही था। मेरी पत्नी लैला एक नर्तकी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी खुशबू। वो एक विशेष इत्र लगाती थी जो सिर्फ उसके लिए बना था। एक दिन बादशाह ने लैला को देखा और वो उस पर मोहित हो गया। उसने लैला को अपने हरम में ले जाने का हुक्म दिया। लैला ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ मेरी है। बादशाह गुस्से में आ गया। उसने मुझे एक झूठे आरोप में कैद करवा दिया और लैला को उसने जहर देकर मरवा दिया। जब मुझे पता चला तो मैं टूट गया। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जिन्न मेरे सामने प्रकट हुआ। उसने कहा कि वो मुझे शक्ति दे सकता है, शक्ति कि मैं हर जन्म में अपनी लैला को ढूंढ सकूं। मैंने हाँ कह दी। मुझे नहीं पता था कि ये एक श्राप था। मैं जिन्न बन गया, एक ऐसा जिन्न जो हर 100 साल में एक बार किसी ऐसी औरत को ढूंढ सकता है जिसमें लैला की खुशबू हो। और अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। जिया चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, लेकिन मैं लैला नहीं हूं। मेरा नाम जिया है। मैं एक टीचर हूं। मेरी शादी होने वाली है। मलिक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पागलपन लौट आया था। तुम लैला हो, तुम्हारी खुशबू वही है, तुम्हारी आंखें वही हैं, तुम वही हो। नहीं, मैं नहीं हूं, कृपया मुझे जाने दो। मलिक उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं 400 साल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। उसने हाथ बढ़ाया और जिया के चेहरे को छुआ। जिया ने झटका दिया, लेकिन मलिक का स्पर्श ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। आज रात मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, मलिक ने कहा, लेकिन कल रात से फिर शुरू होगा। हर रात मैं आऊंगा, जब तक तुम मान नहीं लोगी कि तुम मेरी हो। मैं कभी नहीं मानूंगी, मलिक मुस्कुराया। तुम मान जाओगी, क्योंकि ये इत्र तुम्हारे खून में घुल चुका है। हर दिन तुम मुझे और याद करोगी, हर दिन तुम्हें मेरी जरूरत महसूस होगी। ये कहकर मलिक धुंधला होने लगा। रुको, जिया ने कहा, इस इत्र का क्या करूं? इसे कैसे हटाऊं? तुम हटा नहीं सकती, ये अब तुम्हारा हिस्सा है। और वो गायब हो गया। जिया अकेली रह गई। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या वो सच कह रहा था? क्या वो सचमुच 400 साल पुरानी लैला का अवतार थी? नहीं, ये सब झूठ था। वो जिया थी, उसकी अपनी जिंदगी थी, उसकी अपनी पहचान थी, लेकिन उसकी कलाई का निशान, वो खुशबू और वो सपने जो अब आने लगे थे, सपने जिनमें वो एक महल में नाच रही होती थी और एक आदमी उसे देख रहा होता था, मलिक। अगली सुबह जिया ने एक फैसला किया।
वो उस बूढ़ी औरत को ढूंढेगी, वो औरत जिसने उसे चेतावनी दी थी। शायद वो कुछ बता सकती थी। वो उसी बाजार में गई। दुकान वहीं थी, लेकिन बंद थी। एक ताला लगा हुआ था। जिया ने आसपास के दुकानदारों से पूछा, वो बूढ़ा कल रात मर गया क्या? जिया ने हैरानी से पूछा। हाँ, अचानक दिल का दौरा पड़ा। लाश मिली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। जिया का दिल धड़क रहा था। क्या यह संयोग था या मलिक ने उसे मार दिया था? तभी उसे वो बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो एक गली में खड़ी थी और जिया को इशारा कर रही थी। जिया उसके पास गई। तुम वापस आ गई, बूढ़ी औरत ने कहा। मैं जानती थी कि तुम आओगी। आपने सही कहा था, जिया ने कहा। वो जिन्न, वो आता है हर रात। बूढ़ी औरत ने दुख भरी नजर से देखा। मैं जानती थी, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। जिया ने हैरानी से देखा। आपके साथ? हाँ, 50 साल पहले मैंने भी वही इत्र खरीदा था और वो जिन्न मेरे पास आया था, लेकिन मैं भाग गई। मैंने एक तांत्रिक की मदद से उससे छुटकारा पा लिया। कैसे? जिया ने उत्सुकता से पूछा। एक रिचुअल से, लेकिन वो खतरनाक था और उसकी एक कीमत थी। क्या कीमत? बूढ़ी औरत ने अपनी आस्तीन ऊपर की। उसकी बांह पर वही निशान था जो जिया के पेट पर था। ये निशान, बूढ़ी औरत ने कहा, यह जिन्न का निशान है। ये कभी नहीं जाता और हर बार जब कोई औरत इस इत्र का इस्तेमाल करती है तो मुझे दर्द होता है। मैं उसे महसूस करती हूं। जिया ने समझ नहीं पाई। मतलब ये कि जब भी वो जिन्न किसी औरत के पास जाता है, मुझे पता चल जाता है। मैं उसकी पीड़ा महसूस करती हूं और तुम्हारी पीड़ा मैं पिछले 3 दिन से महसूस कर रही हूं। जिया की आंखों में आंसू आ गए। कृपया मेरी मदद करें, बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। मैं मदद करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? तुम्हें उस जिन्न का असली नाम पता करना होगा, जिस नाम से उसकी मां ने बुलाया था। बिना उस नाम के हम उस पर काबू नहीं पा सकते। लेकिन वो तो खुद को मलिक कहता है। ये उसका दिया हुआ नाम है, असली नाम नहीं। असली नाम वो है जो उसकी मां ने रखा था, और वो नाम सिर्फ एक जगह मिल सकता है। कहां? उसके पुराने महल में। वहां एक किताब है। उस किताब में उसका असली नाम लिखा है। लेकिन वो महल कहां है? दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर। एक खंडहर हो चुका है, लेकिन तुम वहां अकेले नहीं जा सकती। वो जिन्न तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। तो फिर क्या करूं? बूढ़ी औरत ने एक कागज का टुकड़ा निकाला। उस पर एक पता लिखा था। इस पते पर जाओ। ये एक सूफी फकीर का पता है। उनका नाम बाबा फरीद है। वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिया ने कागज लिया। धन्यवाद, लेकिन सावधान रहना, बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी। वो जिन्न तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है और वो तुम्हें किसी के पास जाने नहीं देगा। जिया घर लौटी। उसने बाबा फरीद के पते को देखा। क्या वो सचमुच उनके पास जाए? क्या ये सब सच था? शाम हो गई। जिया ने सोचा कि आज वो नहीं सोएगी। वो पूरी रात जाग कर बैठेगी। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, उसे नींद आने लगी। एक भारी गहरी नींद, जैसे कोई उसे सुला रहा हो। वो लड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद ने उसे जकड़ लिया। आधी रात को वो जागी। मलिक उसके बिस्तर पर बैठा था। तुमने एक बूढ़ी औरत से मिली? मलिक ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। जिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम मेरे बारे में और जानना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन बूढ़ी औरतों की बातों में मत आना। वो झूठ बोलती हैं। तुमने उस दुकानदार को मार डाला है ना? जिया ने पूछा। मलिक चुप रहा, फिर बोला, वो तुम्हें इत्र देने वाला था। उसने तुम्हें चेतावनी दी थी। उसे सजा मिली। तुम एक राक्षस हो। नहीं, मैं एक प्रेमी हूं, एक पति, और तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। मलिक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कैसे मेरी पत्नी थी। उसने हाथ बढ़ाया और जिया की आंखों को छुआ। जिया की आंखें बंद हो गईं और फिर वो एक सपने में चली गई। लेकिन ये कोई साधारण सपना नहीं था। ये एक याद थी, लैला की याद। वो एक महल में थी। वो नाच रही थी। उसने खुद को लैला के रूप में देखा और दर्शकों में मलिक को देखा। मलिक उसे देख रहा था। उसकी आंखों में प्यार था। फिर दृश्य बदला। वो और मलिक एक बगीचे में थे। मलिक उससे कह रहा था, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, हर जन्म में। फिर दृश्य फिर बदला। लैला जमीन पर पड़ी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और मलिक दूर कैद में चीख रहा था। जिया ने आंखें खोली। वो रो रही थी। उसे लैला का दर्द महसूस हुआ था। मलिक का दर्द महसूस हुआ था। देखा?
मलिक ने पूछा। तुम ही लैला हो, तुम्हें याद आ रहा है ना? जिया ने सिर हिलाया। हाँ, उसे याद आ रहा था, लेकिन क्या यह सच था या फिर मलिक उसके दिमाग में ये यादें डाल रहा था? अब समझ गई ना? मलिक ने कहा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, हमेशा के लिए। उसने जिया के करीब आकर उसे चूमना चाहा। जिया ने मना नहीं किया। वो भ्रमित थी। क्या सचमुच वो लैला थी? क्या ये उसका पिछला जन्म था? लेकिन तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी। वहां उसकी घड़ी थी, राहुल की तस्वीर वाली घड़ी। राहुल! जिया ने खुद को झटका दिया। नहीं, मैं जिया हूं, मैं लैला नहीं हूं। मलिक का चेहरा बदल गया, गुस्से से तमतमा गया। तुम अभी भी नहीं मानती? नहीं, और मैं कभी नहीं मानूंगी। मलिक ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। क्या सजा? आज रात और आने वाली हर रात मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम नहीं चाहती, जब तक तुम मान नहीं लोगी। और फिर वो शुरू हुआ, वही अपमान, वही दर्द। लेकिन आज रात जिया ने संघर्ष नहीं किया। वो बस लेटी रही, आंखें बंद किए हुए, रोते हुए। जब सब खत्म हुआ तो मलिक ने कहा, कल रात फिर मिलेंगे। और हाँ, अगर तुमने उस सूफी फकीर के पास जाने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार दूंगा, तुम्हारी वजह से। वो चला गया। जिया उठ बैठी। उसने फैसला किया, वो बाबा फरीद के पास जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इस जिन्न से छुटकारा पाकर रहेगी। लेकिन तभी उसके पेट में एक हलचल हुई, एक अजीब सी हलचल, जैसे कोई उसके अंदर है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या सचमुच वो प्रेग्नेंट थी? जिन्न से? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसका पेट, वो हलचल और वो थकान और वो उल्टी आने की फीलिंग। जिया ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। अब वो सचमुच फंस चुकी थी। तीसरी रात के बाद जिया की हालत और खराब हो गई थी। उस सुबह उठते ही उसे तेज चक्कर आया। बाथरूम तक जाते समय उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। नहाते समय जब उसने अपने शरीर पर साबुन लगाया तो उसे उल्टी आने लगी। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने पेट को देखा। क्या सचमुच? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान और जिन्न के बीच तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। यह सब उसका दिमाग होगा। लेकिन फिर भी उसने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदने का फैसला किया। फार्मेसी जाते समय उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम पर वो एहसास कि कोई उसे देख रहा है। फार्मेसी से टेस्ट किट लेकर जिया घर लौटी। उसका हाथ कांप रहा था। उसने टेस्ट किया और 5 मिनट का इंतजार किया। जब उसने रिजल्ट देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। पॉजिटिव। 2 लाइनें साफ दिख रही थीं। जिया वहीं बाथरूम के फर्श पर बैठ गई। उसका सिर चकरा रहा था। यह कैसे संभव था? एक जिन्न और वो गर्भवती? उसने अपने पेट पर हाथ रखा। अंदर एक हलचल फिर महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके अंदर हल्का सा धक्का दे रहा हो। तभी उसे वो आवाज फिर सुनाई दी, मलिक की आवाज, लेकिन इस बार बहुत करीब से। ऐसा लगा जैसे आवाज उसके अपने दिमाग के अंदर से आ रही हो। अब तुम सचमुच मेरी हो, हमारा बच्चा है तुम्हारे अंदर। नहीं, जिया ने चिल्लाया, यह संभव नहीं है। जिन्न और इंसान के बीच प्रेगनेंसी संभव है, बस बहुत कम होती है, और तुम्हारे मामले में ये हो गई है। जिया ने अपना सिर पकड़ लिया। इसे रोको, इसे खत्म करो। नहीं, ये हमारे प्यार की निशानी है, और अब तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जिया उठी और उसने बाबा फरीद का पता निकाला। उसे अब जल्दी थी। वो जानती थी कि हर घंटे के साथ ये बच्चा उसके अंदर बढ़ता जाएगा। और फिर क्या होगा? क्या वो एक जिन्न को जन्म देगी? उसने अपना बैग पैक किया, कुछ कपड़े, पैसे और वो काली शीशी जिसमें इत्र था। शीशी को फेंकने का मन था, लेकिन किसी अजीब कारण से वो उसे फेंक नहीं पा रही थी, जैसे शीशी उससे चिपक गई हो। बस स्टैंड पर पहुंचते समय उसे फिर वो एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी दूर खड़ा था, लंबा, काले कपड़े पहने हुए, मलिक। लेकिन जब उसने आंखें मली और दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। बस आ गई। जिया ने टिकट लिया और बस में चढ़ गई। बस चलने लगी। जिया ने खिड़की से बाहर देखा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे मलिक खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। जिया ने आंखें बंद कर ली। वो डर गई थी। 2 घंटे की यात्रा के बाद बस ने एक छोटे से कस्बे में स्टॉप किया। यहां से जिया को एक ऑटो लेना था। ऑटो वाला बाबा फरीद के आश्रम को जानता था। वहां बहुत कम लोग जाते हैं, ऑटो वाले ने कहा।
बाबा फरीद बहुत बड़े सूफी हैं, लेकिन वो किसी से नहीं मिलते। मुझे मिलना है, जिया ने कहा। कोशिश करो, लेकिन शायद ही मिल पाऊं। आश्रम शहर से 10 किलोमीटर दूर था, एक जंगल के बीच में। रास्ता खराब था, ऑटो हिलता रहा। हर हिलते ही जिया को उल्टी आने की फीलिंग होती। आखिरकार आश्रम आ गया। एक बड़ा सा दरवाजा और उसके ऊपर लिखा था, सबका मालिक एक। जिया ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक युवक ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए? युवक ने पूछा। मुझे बाबा फरीद से मिलना है, जिया ने कहा। बाबा किसी से नहीं मिलते, प्लीज, मेरी बहुत जरूरत है, मेरी जान खतरे में है। युवक ने जिया को देखा। उसकी हालत देखकर शायद उसे दया आ गई। रुको, मैं पूछ कर आता हूं। वो अंदर गया। जिया बाहर इंतजार करने लगी। तभी उसे फिर वो खुशबू आई, इत्र की खुशबू। लेकिन अब ये खुशबू और तेज थी, और इसमें एक नया स्वर था, गुस्से का स्वर। तुम यहां आ गई? आवाज आई। मैंने तुम्हें मना किया था। जिया ने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ थी। मुझे छोड़ दो, जिया ने फुसफुसाया। अब नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे बच्चे को लेकर भाग रही हो। तभी दरवाजा फिर खुला। युवक वापस आया। बाबा तुमसे मिलेंगे, चलो। जिया ने राहत की सांस ली। वो युवक के पीछे पीछे आश्रम के अंदर गई। आश्रम बहुत बड़ा था। बीच में एक बाग था, जहां कुछ लोग ध्यान कर रहे थे। एक कोने में एक पुराना कुआं था। युवक जिया को एक कमरे में ले गया। कमरे में बहुत कम सामान था। एक चटाई बिछी थी और एक पुरानी अलमारी थी। खिड़की के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी दाढ़ी लंबी थी। बाबा फरीद। जिया ने उनके सामने हाथ जोड़े। बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं। ऐसा लगा जैसे वो जिया के अंदर तक देख रहे हों। बैठो बेटी, बाबा ने कहा। उनकी आवाज बहुत शांत थी। जिया चटाई पर बैठ गई। तुम पर एक जिन्न का साया है, बाबा ने सीधे कहा। जिया हैरान रह गई। आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखों में उसकी छाप है और तुम्हारे शरीर से एक अजीब सी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू जो इस दुनिया की नहीं है। जिया ने सारी कहानी बताई, इत्र के बारे में, मलिक के बारे में, रातों के बारे में और प्रेगनेंसी के बारे में। बाबा चुपचाप सुनते रहे। जब जिया ने प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो बाबा की आंखों में चिंता दिखी। ये बहुत खतरनाक है, बाबा ने कहा। क्या करूं बाबा? कृपया मेरी मदद करें। बाबा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, इस जिन्न का नाम मलिक नहीं है, ये उसका दिया हुआ नाम है। असली नाम वो है जो उसकी माँ ने रखा था, और हमें वो नाम चाहिए। वो नाम कैसे मिलेगा? उस जिन्न के पुराने घर में, उस महल में जहां वो रहता था, वहां एक किताब है। उस किताब में उसका असली नाम लिखा है। लेकिन वो महल तो 400 साल पुराना है। वो अब खंडहर हो गया होगा। हाँ, लेकिन वहां कुछ बचा होगा और हमें वहां जाना होगा। जिया डर गई। वो जिन्न मुझे जाने नहीं देगा। हमें एक तरीका ढूंढना होगा। बाबा ने उठकर अलमारी से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें एक सफेद द्रव्य था। ये क्या है? जिया ने पूछा। ये एक विशेष तेल है। इसे तेले नूर कहते हैं। इसे लगाने से जिन्न तुम्हें 24 घंटे तक नहीं देख सकता, लेकिन सिर्फ 24 घंटे, उसके बाद उसकी शक्ति वापस आ जाएगी। जिया ने शीशी ली। मतलब मेरे पास सिर्फ 24 घंटे होंगे? हाँ, 24 घंटे में तुम्हें वो महल ढूंढना होगा, नाम वाली किताब लानी होगी और वापस आना होगा। और अगर 24 घंटे में नहीं लौटी तो जिन्न फिर तुम्हें ढूंढ लेगा, और इस बार वो और ज्यादा गुस्से में होगा। जिया ने फैसला किया, वो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने उसे महल का पता बताया। वो महल अब एक गांव के पास है। गांव वाले उसे भूतिया नसौनट महल कहते हैं। वहां कोई नहीं जाता। जिया ने तेल अपने शरीर पर लगाया। तेल लगते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में फैल गई, और वो खुशबू, वो इत्र की खुशबू, वो कम हो गई, लगभग गायब हो गई। तेल काम कर रहा है, बाबा ने कहा। अब जाओ, और याद रखना, 24 घंटे। जिया ने बाबा को प्रणाम किया और निकल पड़ी। उसने बस पकड़ी। महल वाला गांव 3 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में उसने सोचा, क्या वो सचमुच ये कर पाएगी? एक अकेली औरत एक खंडहर महल में एक किताब ढूंढने। बस ने गांव में स्टॉप किया। जिया उतरी। गांव छोटा सा था, कुछ ही घर थे। जिया ने एक दुकानदार से पूछा, भूतिया महल कहाँ है? दुकानदार ने डरते हुए देखा। तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? वहां भूत हैं। मुझे जाना है, कृपया बताएं। दुकानदार ने रास्ता बताया। जंगल के अंदर जाना, 2 किलोमीटर चलने के बाद महल दिखेगा, लेकिन सावधान रहना, वहां से कई लोग लौट कर नहीं आए।
जिया ने धन्यवाद दिया और जंगल की तरफ चल दी। जंगल का रास्ता डरावना था। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वो उसे रोकना चाहती हूं। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। जिया चलती रही। उसका पेट दर्द कर रहा था, शायद बच्चे की वजह से या शायद डर की वजह से। करीब 1 घंटा चलने के बाद उसे महल दिखाई दिया। वो सचमुच एक खंडहर था। दीवारें टूटी हुई थीं, दरवाजे गिर चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता था। जिया महल के अंदर गई। अंदर ज्यादा अंधेरा था, हवा ठंडी थी। उसने टॉर्च जलाया। महल के अंदर कई कमरे थे, सब खाली पड़े थे। कुछ कमरों में पुराने फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे। जिया ने सोचा, किताब कहाँ मिलेगी? शायद किसी लाइब्रेरी में या शायद बेडरूम में। वो एक बड़े कमरे में गई जो शायद राजा का कमरा रहा होगा। वहां एक बड़ा सा बिस्तर था, अब सड़ चुका था। एक तरफ एक अलमारी थी। जिया ने अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे और एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया। उसने डिबिया निकाली। डिबिया भारी थी। उसने उसे खोला। अंदर एक किताब थी, पुरानी, चमड़े से बनी हुई। किताब के ऊपर लिखा था, मेरी डायरी। जिया ने किताब खोली। पन्ने पीले हो चुके थे। लिखावट पुरानी उर्दू में थी। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। किताब मलिक की डायरी थी। उसमें उसने अपने जीवन के बारे में लिखा था। जिया ने पढ़ना शुरू किया। आज मैंने लैला को देखा। वो इतनी खूबसूरत है। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और उसकी खुशबू, वो खुशबू जो मेरे दिल में बस गई है। जिया ने आगे पढ़ा। मलिक ने लैला से शादी के बारे में लिखा था, उनके प्यार के बारे में लिखा था और फिर बादशाह के बारे में लिखा था। बादशाह ने लैला को देखा है। मैं जानता हूं कि वो उसे चाहता है, लेकिन लैला मेरी है। मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। फिर एक पन्ने पर, लैला को बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं कि वो नहीं बचेगी। मैं क्या करूं? मैं उसे खो नहीं सकता। जिया ने हैरानी से पढ़ा। लैला बीमार थी। मलिक ने तो कहा था कि बादशाह ने उसे जहर दिया था। उसने आगे पढ़ा। लैला मर गई। मेरी जान चली गई। मैं जीना नहीं चाहता। मैंने एक जिन्न से सौदा किया है। वो मुझे शक्ति देगा कि मैं हर जन्म में लैला को ढूंढ सकूं। मैंने हाँ कह दिया है। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत। मैं बस लैला को वापस चाहता हूं। जिया ने किताब बंद की। मलिक ने सच नहीं बताया था। लैला की मौत बादशाह के कारण नहीं, बीमारी के कारण हुई थी। लेकिन अभी भी असली नाम नहीं मिला था। जिया ने किताब फिर से खोली। आखिरी पन्नों की तरफ गई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज मेरी माँ ने मुझे बुलाया। उसने मुझे अपना असली नाम याद दिलाया। वो नाम जो उसने मेरे जन्म के समय रखा था। वो नाम है हसन। हसन। मलिक का असली नाम हसन था। जिया ने राहत की सांस ली। उसे नाम मिल गया था। अब वो वापस जा सकती थी। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज। एक औरत के रोने की आवाज। जिया ने टॉर्च उठाया और आवाज की दिशा में चल दी। आवाज महल के तहखाने से आ रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। तहखाने में अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसे एक कोने में कुछ दिखाई दिया। एक कब्र। कब्र के ऊपर लिखा था, यहां आराम कर रही है लैला, हसन की प्यारी पत्नी। जिया स्तब्ध रह गई। लैला की कब्र यहां थी, इसी महल में। रोने की आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। जिया ने मुड़कर देखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुई। उसका चेहरा पीला था, आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम लैला हो? जिया ने पूछा। औरत ने सिर हिलाया। हाँ, मैं लैला हूं। लेकिन तुम मर चुकी हो। मेरी आत्मा यहीं फंसी हुई है, क्योंकि हसन ने मुझे जाने नहीं दिया। जिया ने पास जाकर देखा। लैला का चेहरा दुख से भरा था। क्या हुआ था? जिया ने पूछा। मैं बीमार थी, मर रही थी। हसन ने एक जिन्न से सौदा किया। उसने अपनी आत्मा बेच दी ताकि हर जन्म में मुझे ढूंढ सके। लेकिन उसने नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूं। तुम क्या चाहती थी? मैं चाहती थी कि मैं शांति से जाऊं, लेकिन हसन ने मुझे बांध दिया। मेरी आत्मा इस कब्र में फंस गई और अब वो तुम्हें भी फंसा रहा है। जिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है कि मैं तुम्हारा अवतार हूं। नहीं, तुम मेरा अवतार नहीं हो। तुम सिर्फ एक और औरत हो जिस पर उसने कब्जा किया है, क्योंकि तुम में वो खुशबू है, वो इत्र की खुशबू जो मैं लगाती थी। लेकिन मैं तो प्रेग्नेंट हूं। उससे लैला की आंखें भय से भर गईं। नहीं, ओह भगवान, नहीं। अगर तुमने उसका बच्चा जन्म दिया तो वो बच्चा, वो एक शैतान होगा, आधा इंसान आधा जिन्न।
और वो दुनिया के लिए खतरा होगा। जिया डर गई। क्या करूं? तुम्हें इस बच्चे से छुटकारा पाना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हसन का असली नाम चाहिए। मुझे नाम मिल गया है, हसन। लैला ने राहत की सांस ली। अच्छा है, अब जाओ, बाबा फरीद के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन तुम यहां अकेली रहोगी? लैला मुस्कुराई। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पास हसन की यादें हैं, और अब मुझे आशा है कि तुम मुक्त हो जाओगी, और शायद हसन भी मुक्त हो जाए। जिया ने लैला को प्रणाम किया और वापस ऊपर आई। उसे अब जल्दी थी। 24 घंटे खत्म होने वाले थे। वो महल से बाहर निकली, जंगल के रास्ते पर वापस चल दी, लेकिन तभी उसे पेट में तेज दर्द हुआ, इतना तेज कि वो चीख पड़ी। वो जमीन पर गिर गई। उसके पेट में कुछ हिल रहा था, जोर से हिल रहा था, जैसे बच्चा उसे चोट पहुंचा रहा हो। रुको, प्लीज रुको, जिया ने कराहते हुए कहा। लेकिन दर्द बढ़ता गया, और फिर उसे खुशबू आई, इत्र की खुशबू, तेज, बहुत तेज। तेल का असर खत्म हो रहा था। जिया ने खुद को उठाया। उसे चलना था, वापस जाना था, लेकिन उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था। दर्द के मारे वो चल नहीं पा रही थी। तभी उसने एक आवाज सुनी, घोड़ों के पैरों की आवाज। उसने देखा, दूर से कुछ लोग आ रहे थे, गांव वाले। जिया ने मदद के लिए आवाज लगाई। लोग उसके पास आए। तुम ठीक हो? एक आदमी ने पूछा। मुझे बाबा फरीद के आश्रम जाना है, प्लीज मेरी मदद करो। लोगों ने उसे उठाया और गांव ले गए। वहां से उन्होंने एक कार का इंतजाम किया। जिया कार में बैठी। दर्द अब भी था, लेकिन कम हो गया था। वो सोच रही थी, क्या वो समय पर पहुंच पाएगी? कार आश्रम के बाहर रुकी। जिया ने ड्राइवर को धन्यवाद दिया और अंदर गई। बाबा फरीद उसे इंतजार कर रहे थे। तुम लौट आई, बाबा ने कहा। नाम मिला? जिया ने सिर हिलाया। हसन, उसका नाम हसन है। बाबा ने आंखें बंद कर ली। हसन, हाँ, अब हम तैयार हैं। लेकिन बाबा, मैं प्रेग्नेंट हूं। और लैला ने कहा, अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो? बाबा ने गंभीर होकर देखा। हाँ, ये बच्चा खतरनाक होगा, हमें इसे रोकना होगा। कैसे? एक रिचुअल से। लेकिन ये खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिया ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। बाबा ने सिर हिलाया। आज रात हम रिचुअल करेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें ताकत बचानी होगी। आराम करो। जिया एक कमरे में लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसका दिमाग हजारों सवालों से भरा था। क्या रिचुअल काम करेगा? क्या वो बच पाएगी? क्या उसका बच्चा, क्या वो सचमुच एक शैतान होगा? और तभी उसे फिर वो आवाज सुनाई दी, मलिक की आवाज नहीं, हसन की आवाज। तुम मेरा नाम ढूंढ लिया, लेकिन तुम समझती हो कि इससे मैं कमजोर हो जाऊंगा? नहीं, असली नाम से मैं और ताकतवर हो जाता हूं, क्योंकि अब तुम मुझे जानती हो पूरी तरह। जिया ने आंखें बंद कर ली। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। रात आ गई, आखिरी रात। आज या तो वो आजाद होगी, या फिर हमेशा के लिए जिन्न की गुलाम बन जाएगी। रात गहराती जा रही थी। आश्रम का बड़ा हॉल, जहां आम दिनों में सूफी संगीत की महफिलें जमती थीं, आज एक अलग तैयारी में था। बीचों बीच बाबा फरीद ने एक बड़ा सा चक्र बनाया था। सफेद रंग का पाउडर, लाल रंग के फूल और काले रंग के कुछ पत्थरों से। जिया उस चक्र के बीच में बैठी थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ ठंडे हो रहे थे। तैयार हो बेटी? बाबा ने पूछा। जिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह रिचुअल 3 चरणों में होगा, बाबा ने समझाया। पहला, हम हसन को बुलाएंगे। दूसरा, हम उसका नाम लेकर उस पर काबू पाएंगे। तीसरा, हम तुम्हारे अंदर के बच्चे को हटाएंगे। बच्चे को हटाने का मतलब? जिया की आवाज कांप गई। हाँ, उसे जीवित नहीं रहने दिया जा सकता। वो आधा इंसान, आधा जिन्न होगा, और अगर वो पैदा हुआ तो न तुम बच पाओगी, न ही दुनिया उसके खतरे से बच पाएगी। जिया ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसके अंदर फिर हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे बच्चा समझ गया हो कि उसके बारे में क्या बातचीत हो रही है। शुरू करते हैं, बाबा ने कहा। उन्होंने एक बड़ा सा दिया जलाया। दिए की लौ नीली थी। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। ये मंत्र अरबी भाषा में थे, बहुत पुराने। जिया ने आंखें बंद कर ली। उसे डर लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुछ मिनटों बाद हवा में बदलाव आने लगा। तापमान गिर गया। मोमबत्तियों की लौ झूमने लगी
और फिर वो खुशबू आई, इत्र की खुशबू, लेकिन इस बार इतनी तेज कि जिया का सिर चकराने लगा। वो आ रहा है, बाबा ने चेतावनी दी। हॉल के एक कोने में धुंध उभरने लगी। धुंध गहरी होती गई और फिर उसमें से एक आकृति निकलकर सामने आई। हसन, या वो जिसे जिया मलिक के नाम से जानती थी, लेकिन आज वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, आंखें लाल थीं, शरीर से एक काला धुआं निकल रहा था। तुमने मेरा नाम जान लिया, हसन ने गुर्राते हुए कहा, लेकिन इससे तुम कुछ नहीं कर सकती। बाबा ने मंत्र जारी रखे। हसन ने गुस्से से चिल्लाया, चुप करो बूढ़े, ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है उसके अंदर। वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, बाबा ने दृढ़ता से कहा, वो जिया है और तुम्हारी पत्नी लैला की आत्मा तुम्हारे पुराने महल में कैद है। हसन चीखा, झूठ, लैला यहीं है, इसी के अंदर। उसने जिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मिश्रित भावना थी, प्यार, पागलपन और क्रोध। जिया, हसन ने कहा। उसकी आवाज अचानक कोमल हो गई। तुम मेरी हो, हमारा बच्चा है, क्यों तुम इसे नष्ट करना चाहती हो? जिया ने आंखें खोली। क्योंकि ये प्यार नहीं है, ये कब्जा है। तुमने मुझे चुराया है, मेरी इच्छा के खिलाफ। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार जबरदस्ती नहीं होता, प्यार सम्मान से होता है। और तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, तुमने मेरे साथ बलात्कार किया, हर रात। हसन का चेहरा फिर से विकृत हो गया। तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी का फर्ज है कि वो पति की इच्छा पूरी करे। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, जिया ने जोर से चिल्लाया। तभी बाबा ने रिचुअल का दूसरा चरण शुरू किया। उन्होंने हसन का असली नाम लिया। हसन बिन इस्माइल, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं इस सर्कल के अधिकार से। हसन चीखा। उसका शरीर ऐंठने लगा। नहीं, तुम मेरा नाम नहीं ले सकते। हसन बिन इस्माइल, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इस औरत को छोड़ दो। हसन जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने कान बंद कर लिए। बस करो, बस करो। जिया ने देखा कि हसन के शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वो धुआं हवा में घूम रहा था और फिर सर्कल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर्कल एक अदृश्य दीवार की तरह काम कर रहा था। यही समय है, बाबा ने जिया से कहा। अब तीसरा चरण, बच्चे को हटाने का चरण। जिया ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या कोई और तरीका नहीं है? नहीं बेटी, अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जिन्न से बंध जाएगी और ये बच्चा एक अभिशाप होगा। जिया ने आंखें बंद की। उसने हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने एक विशेष तेल निकाला। ये तेल तुम्हारे पेट पर लगेगा, इससे बच्चा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये दर्दनाक होगा, बहुत दर्दनाक। मैं तैयार हूं, जिया ने कहा, आवाज में दृढ़ता। लेकिन तभी हसन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। नहीं, उसने गर्जना की, तुम मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। उसने सर्कल की ओर झपट्टा मारा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। वो फिर गिर पड़ा। बाबा ने तेल जिया के पेट पर लगाना शुरू किया। तेल लगते ही जिया ने चीख मारी। ये कोई साधारण दर्द नहीं था। ये ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर आग लग गई हो। रुको, हसन चिल्लाया, प्लीज रुको, मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरे बच्चे को मत मारो। जिया ने दर्द से तड़पते हुए देखा। हसन की आंखों में आंसू थे, असली आंसू। तुम रो रहे हो? जिया ने पूछा। हाँ, हसन ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। क्योंकि मैंने 400 साल पहले अपना बच्चा खोया था। लैला मेरे बच्चे को लेकर गर्भवती थी जब वो मरी, और अब तुम हो फिर से मेरा बच्चा। बाबा ने रुक कर देखा। ये क्या बता रहा है? हसन ने अपना सिर झुकाया। लैला गर्भवती थी, हमारा पहला बच्चा, लेकिन बीमारी ने उसे मार डाला। बच्चा भी मर गया और मैं पागल हो गया। इसीलिए मैंने जिन्न से सौदा किया, सिर्फ लैला को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे को वापस पाने के लिए। जिया को एहसास हुआ, हसन सिर्फ प्यार में पागल नहीं था, वो एक दुखी पिता भी था, एक ऐसा पिता जिसने अपने बच्चे को खो दिया था। लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं है, जिया ने कहा दर्द से कराहते हुए। तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वो लैला के बच्चे की आत्मा है। मैंने उसे वापस लाया तुम्हारे अंदर। बाबा ने गंभीर होकर कहा, मतलब तुमने एक मृत आत्मा को वापस लाकर इस औरत के गर्भ में डाल दिया? हसन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं अपने बच्चे को वापस चाहता था। जिया का दिल टूट रहा था। अब वो समझ गई थी, हसन एक राक्षस नहीं था, वो एक टूटा हुआ इंसान था,
एक पिता जो अपने बच्चे के लिए तरस रहा था, लेकिन फिर भी उसने जिया के साथ जो किया वो गलत था। बाबा, जिया ने कहा, क्या क्या कोई और तरीका है? क्या इस बच्चे को बचाया जा सकता है? बाबा ने कुछ देर सोचा। एक तरीका है, लेकिन वो और भी खतरनाक है। क्या? हम बच्चे की आत्मा को अलग कर सकते हैं, उसे इस औरत के शरीर से निकाल कर मुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हसन को अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा त्यागना होगा। हसन ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं, मेरी सारी शक्ति ले लो, बस मेरे बच्चे को मत मारो। बाबा ने जिया की तरफ देखा। तुम क्या चाहती हो बेटी? जिया ने सोचा। उसने हसन को देखा। उसकी आंखों में वही पागलपन था, लेकिन अब उसमें एक नई चमक थी, आशा की चमक। मैं चाहती हूं कि यह बच्चा शांति पाए, जिया ने कहा, लेकिन मैं ये बच्चा नहीं जन्म देना चाहती। ठीक है, बाबा ने कहा, तो हम एक नया रिचुअल करेंगे, बच्चे की आत्मा को मुक्त करने का रिचुअल। बाबा ने सर्कल को बदला, नए प्रतीक बनाए, नई मोमबत्तियां जलाईं। हसन, बाबा ने कहा, तुम्हें इस सर्कल में आना होगा और तुम्हें अपनी शक्ति इस बच्चे की आत्मा को मुक्त करने में लगानी होगी। हसन ने हाँ कहा। वो सर्कल में आया और जिया के सामने बैठ गया। तुम दोनों को हाथ पकड़ने होंगे, बाबा ने कहा। जिया ने हिचकिचाया। हसन का हाथ छूना? वो जिसने उसे इतना दर्द दिया था। लेकिन फिर उसने हसन की आंखों में देखा और उसे लैला की बात याद आई। वो एक टूटा हुआ इंसान है, उसे मुक्ति चाहिए। जिया ने हसन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन इंसानी था। रिचुअल शुरू हुआ। बाबा ने नए मंत्र पढ़ने शुरू किए। इस बार मंत्र में दर्द नहीं, शांति थी। हसन ने अपनी आंखें बंद की। उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी जिया के शरीर में जाने लगी। जिया को एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ हल्का हो रहा है, दर्द कम हो रहा है। और फिर उसने देखा, उसके और हसन के बीच हवा में एक छोटी सी रोशनी उभर रही थी, एक बच्चे के आकार की रोशनी। हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। रोशनी हवा में तैर रही थी। फिर उसमें से एक आवाज आई, एक बच्चे की हंसी की आवाज। हसन रो पड़ा। माफ करना, मैं माफी चाहता हूं, मैंने तुम्हें वापस लाने के लिए गलत काम किया। रोशनी हसन के पास आई और उसे छूकर वापस ऊपर उठ गई, छत से गुजरी और आसमान में लुप्त हो गई। बच्चे की आत्मा मुक्त हो गई थी। हसन जमीन पर गिर पड़ा। वो रो रहा था। 400 साल का दर्द, 400 साल का पागलपन, सब बाहर आ रहा था। जिया ने अपने पेट को छुआ। अब कोई हलचल नहीं थी। बच्चा चला गया था। बाबा ने राहत की सांस ली। हो गया, बच्चे की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन तभी हसन ने देखा कि उसका शरीर पारदर्शी होने लगा है। क्या क्या हो रहा है? हसन ने पूछा। बाबा ने दुखी होकर कहा, तुमने अपनी सारी शक्ति त्याग दी, अब तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब मैं मर जाऊंगा? जिन्न मरते नहीं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तुम फिर कभी नहीं आओगे। हसन ने जिया की तरफ देखा। माफ करना, सब कुछ के लिए माफ करना। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन गलत तरीके से। जिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं माफ करती हूं हसन, जाओ अपने बच्चे के पास जाओ, लैला के पास जाओ। हसन मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसकी मुस्कुराहट में पागलपन नहीं, शांति थी। शुक्रिया, शुक्रिया जिया। और फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले उसके पैर, फिर शरीर, फिर चेहरा, और आखिर में सिर्फ उसकी आवाज रह गई, अलविदा मेरी जिया। और फिर सन्नाटा। जिया वहीं बैठी रही, रोती हुई। वो नहीं जानती थी कि वो क्यों रो रही है, डर के मारे, राहत के मारे, या फिर हसन के लिए दुख के मारे। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब खत्म हो गया बेटी, तुम आजाद हो। लेकिन हसन, वो चला गया? हाँ, लेकिन वो शांति से गया, उसे मुक्ति मिल गई। और तुम्हें भी। अगली सुबह जिया ने बाबा को प्रणाम किया और घर लौट आई। घर आकर उसने सबसे पहले वो काली शीशी फेंक दी। शीशी तोड़ते ही एक आखिरी खुशबू हवा में फैली और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ दिन बाद राहुल आया। जिया ने उसे सब कुछ बताया। राहुल ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने देखा कि जिया की आंखों में एक अजीब सी पीड़ा है, और उसने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम सुरक्षित हो, बस इतना काफी है। उनकी शादी हुई। जिया ने फिर से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन कुछ बदल गया था। हर रात जब वो सोती तो उसे एक सपना आता, एक सुंदर सा सपना। एक बगीचे में हसन और लैला खड़े हैं
और उनके बीच एक छोटा सा बच्चा है। वो तीनों मुस्कुरा रहे हैं और हसन जिया की तरफ देखकर कहता है, शुक्रिया। जिया जाग जाती और उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती। 1 साल बाद जिया और राहुल का बच्चा हुआ, एक लड़का। जब जिया ने पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो उसे किसी और की याद दिलाती थी। और जब बच्चा पहली बार मुस्कुराया तो जिया को लगा कि कमरे में गुलाब की खुशबू आई है। लेकिन ये कोई डरावनी खुशबू नहीं थी, ये एक सुंदर, प्यार भरी खुशबू थी। राहुल ने कहा, लगता है बच्चे को फूलों से बहुत प्यार है। जिया ने सिर हिलाया और बच्चे को गले लगा लिया। वो जानती थी कि हसन आखिरी बार मुस्कुरा रहा था और वो उसे बता रहा था कि सब ठीक है। लेकिन एक चीज अभी भी रह गई थी, जिया के पेट पर वो निशान, वो प्रतीक जो हसन ने बनाया था। वो निशान कभी नहीं गया। वो हल्का पड़ गया लेकिन पूरी तरह नहीं मिटा। डॉक्टर ने कहा कि ये जन्मजात निशान है, लेकिन जिया जानती थी कि ये क्या है। ये एक याद थी, एक सबक थी। लालच में कभी किसी चीज को न खरीदने का सबक और प्यार में कभी जबरदस्ती न करने का सबक। आज भी जब कभी जिया किसी पुराने बाजार से गुजरती है तो वो उस दुकान की तरफ नहीं देखती, और जब कभी कोई अजनबी उसे कोई चीज मुफ्त में देने की कोशिश करता है तो वो मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि कुछ चीजों की कीमत पैसों से नहीं, आत्मा से चुकाई जाती है, और वो कीमत वो कभी नहीं चुकाई जा सकती। तो साथियों, का जिन्न जो प्यार के नाम पर एक लड़की की जिंदगी को नर्क बना देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी कभी किसी अजनबी से कोई चीज लेने से पहले 2 बार सोचेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे जो लाइक का ऑप्शन है उसे जरूर दबाएं, ताकि मुझे थोड़ा बूस्ट मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाता रहूं। एक बात और याद रखना दोस्तों, कभी भी किसी अजनबी चीज पर भरोसा मत करना, खासकर अगर वो मुफ्त में मिल रही हो, क्योंकि कुछ चीजों की कीमत पैसों से नहीं, आत्मा से चुकाई जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।